वेलकम फ्रेंड्स, क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं स्विसवार नॉवल निगहबान आंचल की एपिसोड 19, जिसको आपके लिए लिखा है सना सुफियान खान ने। तो फिर आपको इंतजार नहीं कराते, चलते हैं नॉवल की एपिसोड की तरफ। वो बंजारा था एक, जो गली गली नगर नगर चप्पा चप्पा मट्टी के जर्रे जर्रे को छान रहा था, मारा मारा फिर रहा था। लेकिन इस बंजारे को अपनी मंजिल नहीं मिल रही थी, जिसकी तलाश थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो बंजारा था और उसकी तलाश लाहासिल थी। उफ़क़ पर फैली लाली अब अंधेरे में तब्दील हो रही थी। परिंदे अपने अपने आशियाने को लौट रहे थे। हर तरफ एक चहल पहल सी थी। लोगों को अपने घर जाने की जल्दी पड़ी थी, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसका कोई घर ही नहीं था। वो एक पत्थर पर बैठा सूरज के ग़ुरूब होने के मंजर को बड़े ही गौर से देख रहा था। इस बंजारे ने कभी घर कहाँ देखा था, न कभी घर की खुशी महसूस की थी, तो वो क्या जानता कि घर का सुकून होता क्या है। वो तो हर गली गली भटकता रहता था, एक सराय की तरह एक जगह रुकता और फिर सुबह मुसाफिरों की तरह लौट जाता। यही तो उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन अब वो ऊब चुका था, अपनी इस ज़िंदगी से आजिज़ आ गया था। वो किसी का सुकून बनना चाहता था, किसी का सहारा बनना चाहता था, किसी से मोहब्बत से बातें करना चाहता था, किसी को शफ़क़त से अपने सीने से लगाकर अपने कंधे पर बिठाते हुए उसे जगमगाती हुई रंगीनी दुनिया को दिखाना चाहता था। उसके ख्वाब, उसकी चाहत, उसकी जुस्तजू, उसकी मंजिल सब अधूरी थी। वो बंजारा खाली हाथ था, नदी किनारे पत्थर पर बैठा सियाही की चादर ओढ़े हर एक मंजर को देख रहा था और ख़ुद को भी इस वहशतनाक अंधेरे में गुम होता महसूस कर रहा था। न जाने कब तक इसी तरह बैठा रहता, जब पैंट की जेब में रखे मोबाइल ने उसे अपनी जाने में तवज्जो किया। मोबाइल निकालकर उसकी स्क्रीन को रोशन किया, जहां ज़ुबैर का मैसेज जगमगा रहा था। वो उसे कहीं की लोकेशन भेजने के साथ ही उसे बुला भी रहा था। शायद उसको ज़रूरत थी। वो अपनी लातादाद सोचों को जहन से झटक कर उठकर खड़े होते हुए बाइक के करीब पहुंचा और वहां से ज़ुबैर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल गया। बड़ा दिलकश, बड़ा रंगीन है ये शहर, कहते हैं। यहाँ पर हैं हज़ारों घर, घरों में लोग रहते हैं। मुझे इस शहर में गलियों का बंजारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। रात के 11 के करीब वो लोग घर पहुंचे थे। असावरी गाड़ी से निकलकर अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। चंद सेकंड बाद उसने भी हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग लिए उसी के कमरे में लाकर सोफे पर रख दिए और खामोशी से वापस मुड़ गया। पूरे रात से वो खामोश रहा था और उसकी खामोशी असावरी को अपने दिल पर किसी ज़रब की मानिंद लग रही थी। वो इस दगाबाज दिल का क्या करती, जो उसे बार बार ये याद दिला रहा था कि वो इस शख्स के मुजरिम की बेटी है। भला कोई अपने मुजरिम की बेटी को इतनी इज्जत, इतना मान, इतना एहतराम कैसे दे सकता है। वो हमेशा पहले दिन से ही उससे नरमी से मुखातिब होता आया था और अब तो वो ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आ रहा था। कभी भी उसने महसूस नहीं करवाया था कि वो उसकी दुश्मन की बेटी है। इसलिए उससे रूडली बात करके आज असावरी का दिल अज़हद बेचैन था। आंखें दर्द की शिद्दत से लाल सुर्ख हुई थीं और दिल बेचैनी का शिकार था। वो अपने जहन से ख्यालों को झटक कर वॉशरूम से फ्रेश होते बाहर निकलकर बेड पर जैसे ही बैठी थी, वैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर ट्रे लिए वो अंदर दाखिल हुआ था। चेहरा अभी भी उसका सपाट ही था, लेकिन हाथों में खाने की ट्रे देखकर वो समझ चुकी थी कि वो बिना खाए उसे सोने नहीं देना चाहता। कमरे में 2 लोगों के होने के बावजूद ऐसी खामोशी देखकर वो हौल उठी थी। उसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आया था, क्योंकि कम से कम पहले वो थोड़ी बहुत उससे बातचीत कर ही लिया करता था। लेकिन अब इस खामोशी को देखकर वो खुद पछतावों का शिकार थी। उसके आगे खाने की प्लेट रखने के बाद वो खुद अपनी प्लेट से खाना शुरू कर चुका था। आज पहली बार था जब उसने उसे खाने को नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो खामोशी के साथ खाना शुरू हो गई थी। नखरे भी वहीं दिखाए जाते हैं जहाँ यकीन हो कि मुकाबिल शख्स हमारे नखरे उठा लेगा, हमारा मान नहीं तोड़ेगा, हमें मोहब्बत से खुद में समेट लेगा। खाने के बाद वो खामोशी से दवा लेकर लेट गई थी। तकिए में सर दिए खुद पर कंफर्टर ओढ़े वो दुबकी पड़ी सिर्फ और सिर्फ उसे ही सोच रही थी, जो अचानक से बेरुखी पर उतर आया था। वो अपने रवैये और उसके रद्द अमल का नतीजा सोचते हुए
दवाओं की जेर असर जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई थी। जब तक वो किचन में बर्तन रखकर अपने लिए चाय बनाकर और पीकर वापस आया, तब तक वो सो चुकी थी। लैम्प की मध्यम रोशनी जलाकर वो भी उसके साथ ही बेड पर दराज हुआ था। चंद लम्हे तक नजरें छत पर गाड़ने के बाद करवट लेकर रुख उसकी तरफ किया, जो आधा चेहरा तकिए में घुसाए ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ बेचैनी सी उसे महसूस हुई। मध्यम रोशनी में उसके नकूश को बहुत गौर से देखता वो अपने दिल में एक अलग सी हलचल महसूस कर रहा था। उसकी बेजारी देखकर वो खामोश ज़रूर हुआ था, पर उसके दिल आज़ारी का सबब नहीं बनना चाहता था। उसने झुककर उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों की पोरों से समेटकर कानों के पीछे किया। अब उसका चांद सा चेहरा सामने था। इसी तरह उसे देखते देखते वो अपनी पलकें मूंद गया। लाल पत्थरों से बनी हुई वो इमारत किसी शाही महल से कम नहीं लग रही थी। गेट के दाहिनी तरफ लगे नेम प्लेट पर लिखा न्याजी हाउस जितनी खूबसूरती से लगा और डेकोरेट किया हुआ था, वो किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकता था। सिर्फ न्याजी हाउस वालों के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के हर एक फर्द के लिए ये घर और इसके मकीन किसी साहिबा से कम नहीं थे। इस घर में खुशियाँ सिर्फ अपनों को ही नहीं, बल्कि गैरों में भी बड़ी इंफरादियत के साथ बांटी जाती थीं। मोहब्बत इस घर का गहवारा थी। कहीं से बच्चों के रोने की आवाज़, मवेशियों के गले में बंधी घंटी का मधुर साज और बच्चों के वैन के हॉर्न की आवाज़। गलियों में होता शोरगुल, परिंदों की चहचहाट, घरों की चिमनियों से निकलता धुआं गांव में सुबह होने का ऐलान कर रहे थे। दूध बेचने वाले दूध से भरी बाल्टियां साइकिल पर बांधकर गलियों में आवाज़ लगाते हुए गुजर रहे थे, तो कहीं कोई हाथों में औजार लिए खेत खलिहानों में पहुंचकर अपने काम पर लग चुका था। राहदारी से गुजरकर तीसरे कमरे का कुछ यूं मंजर था कि कोई वजूद नीम अंधेरे कमरे में अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। रोज़ 2 सिपाही उसे जगाने आ जाते थे, लेकिन आज उन दोनों सिपाहियों ने देर कर दी थी। चाचू चाचू, दूर परे से आती उन दोनों सिपाहियों की मीठी आवाज़ सुबह ही सुबह उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर रही थी। चंद मिनट बाद 2 उछलते कूदते बच्चे उसके कमरे में दाखिल होते, जूतों समेत उसके बेड पर चढ़े थे। वो आंखें बंद किए लेटा उन्हें महसूस कर सकता था। गोलू गपलू से 5 साला दोनों सिपाही बड़ी देदा दिलेरी से बेड पर चढ़े उसके कंफर्ट को खींचने की जोर शोर से कोशिश कर रही थी। उठ जाएं, सुबह हो गई है। पोनी वाले सिपाही ने उसके मुंह से कंफर्टर हटाते बड़ी मोहब्बत से उसके गालों पर बोसा दिया था, जबकि दूसरा उसके हाथों को नरमी से अपने हाथों में समेटे बड़ी मोहब्बत से उससे अपने गालों को उसके हाथों पर सहलाने लगा। उनके इस मोहब्बत भरे मुजाहरे को देखकर उसने अपनी मुस्कुराहट को लबों में दबाए आंखें खोलते दोनों को अपने बाजों में लिए जोर से भेजा था। अरे मेरे शेर जवानों की, सुबह हो गई है क्या? बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठते हुए दोनों के गालों पर बारी बारी बोसा लेते वो गोया हुआ। आपने कल कहा था कि सुबह खेतों में लेकर जाएंगे। अपनी प्यारी सी जबान में दोनों हम आवाज़ होकर उसे कल की बात याद दिलाने की भरपूर कोशिशों में थे। अभी वो कुछ कहता कि उससे पहले ही एक प्यारी सी खातून हाथों में ट्रे लिए उसके कमरे में दाखिल हुई थी, जिन्हें देखकर ही उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो जब तक ट्रे टेबल पर रखकर मुड़ती कि उससे पहले ही दोनों नन्हे सिपाही बेड से उछलते कूदते उतरकर उनकी दोनों टांगों से लिपट गए थे। माँ मैं कब बड़ा होऊंगा? दाहिनी टांगों से लिपटा वो अपना चेहरा ऊपर उठाए बड़े तजस्सुस से पूछ रहा था। जल्द ही तुम बड़े हो जाओगे। उन्होंने झुककर उसके सलीके से बने बालों पर नरमी से हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। मामा, मैं इससे बड़ा हूँ तो ये मुझे भैया क्यों नहीं बोलता? पोनी वाले ने फौरन अपना मुद्दा बयान किया। दूसरी टांग से लिपटे अपने जुड़वा भाई पर नज़र मरकूज किए वो उसके मुंह से अपने लिए भैया सुनने के लिए बड़ा बेचैन था। हा, मेरा पोनी वाला गुड्डा कितना मासूम है ना। कभी मेरी जान, आप सिर्फ इससे 2 मिनट बड़े हो, कोई 2 साल नहीं। बेख्तियार कहका लगाते हुए वो पहले बेड पर बैठे कबीर से गोया हुई, फिर अपनी टांगों से लिपटे अपने पोनी वाले सिपाही को मोहब्बत से समझाया, जिसे वो समझ तो नहीं सका, लेकिन इस बात में सर ज़रूर हिला दिया। कभी मुँह धोकर आओ, हम चाय पीते हैं। अपने दोनों बेटों को सोफे पर बिठाते हुए पीछे मुड़कर उससे गोया हुई। उनकी बात सुनते हुए वो फौरन उठकर वॉशरूम का रुख कर गया था। जब तक वो फ्रेश होकर उनके करीब आकर सोफे पर बैठा, तब तक वो अपने दोनों सिपाहियों को दूध पिलाने में कामयाब हो चुकी थी। हाँ भाई शेर जवानों, क्या हो रहा है?
किसी को लगता है कि मेरी याद नहीं आई? यहाँ तन्हाई मेला लगा हुआ है। शब्बीर नियाज़ी शिकवा शिकायत करते कमरे में दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही कबीर फ़ौरन भाग कर उनके गले से लगा था और दोनों बच्चे भी खुशी का इजहार करते हुए उठकर खड़े होते, उछलते कूदते उसकी टांगों से लिपट गए थे। इतनी मसरूफियात थीं कि वो कभी कभार ही उन्हें ज्वाइन कर पाते थे। वो 12 से 13 साल की उम्र का बच्चा, जो कि उनका भाई था, उनसे चिमटा खड़ा था, जिसके बाल उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बिखेरे थे और अपने दोनों शहजादों को गोद में उठाकर सबके साथ बैठ गए। ये छोटी सी फैमिली नियाज़ी हाउस की जान थी। वो आज भी नींद में इन आवाज़ों की बाज़गश्त अपने इर्द-गिर्द महसूस कर रहा था। माथे पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें चमक उठी थीं और हाथों की मुट्ठियाँ नींद में भी भीग चुकी थीं। बहुत ही तकलीफ़देह अमर था, जिससे वो हमेशा गुजरता था। तोड़ दिया किसी ने उसके आशियाने को और बिखेर दिया उनकी खुशियों को, छीन लिए उनसे ज़िंदगी के रंग। अपने आबा अजदाद की मिट्टी से बहुत दूर, बेकरार और तड़पते हुए वो ज़िंदगी गुजारने पर मशहूर था, लेकिन उसका लाया अमल आगे के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कोई अब पहले वाला कमज़ोर बच्चा नहीं था, बल्कि एक तवाना मर्द बन चुका था। अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकता था और इंसाफ की लड़ाई के लिए वो अपने कदम जमा चुका था। उन आवाज़ों की बाज़गश उसे अंदर तक झंझोड़ गई थी। वो नींद में भी बेचैन हो उठा। इसी वजह से वो आंखें खोलने पर मजबूर हो गया था। ज़ुबैर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचकर उसने जैसे ही सामने देखा तो हैरत का शिकार हुआ, क्योंकि सामने एक यतीम खाना था। वो समझ नहीं सका था कि ज़ुबैर ने यहाँ उससे क्यों बुलाया है और आखिर काम क्या है। फिर भी वो अपने झंझनाते हुए जहन को एक लंबी सांस के जरिए पुरसुकून करते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। ज़ुबैर, क्या काम है? मुझे क्यों बुलाया है? सामने से आते हुए ज़ुबैर को रोककर सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए वो गोया हुआ। बिखरे बाल, सुर्ख आँखें और वहशतज़दा चेहरा लिए वो उसके सामने था। ये वो साइरस तो नहीं था जो किसी में भी डर और खौफ को पैदा कर दे, बल्कि ये साइरस तो खुद बहुत बिखरा हुआ लग रहा था। जॉनसन के ज़रिए आज हमें ये काम मिला था। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस जगह को अपने नाम कर लिया है, लेकिन असल में कागजात के ज़रिए देखा जाए तो ये जगह मोहम्मद सैफुद्दीन साहब की है। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें ये जगह खाली ही करानी है और खाली कराकर कागजात समेत हमें उसे उसके मालिक तक पहुंचाना है, क्योंकि पेमेंट हम ले चुके हैं। उसके 2 दिनों तक गायब होने के दौरान ही शायद उन्हें ये अहम काम मिला था और वो अपना काम हमेशा ही बड़ी सफाई और ईमानदारी से करने के आदी थे। तो मुश्किल क्या है इस काम में? सिंपल है, उनको बुलाओ, साइन करवाओ और जितने भी दिन का कागज़ तैयार हो खाली कराने का वो उन्हें दो। पुलिस से केस ना जाने पाए, क्योंकि वैसे ही वो थानेदार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसे ज़रा सी भनक भी लग गई ना इस काम की, तो इससे पहले ही वो हमें हवालात की सैर करवा देगा। उससे बातें करते ही वो उसके साथ साथ उस कमरे की तरफ बढ़ा था जहाँ साहिल और सिराज पहले ही अंदर मौजूद थे। मोहम्मद सैफुद्दीन साहब, हम आपकी इज्जत में आपको रियायत दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ आज़ाद हैं, हम हर जंजीरों से बहुत दूर हैं, इसलिए हमें मजबूर मत करें कि हम आप पर कोई भी अपना हथकंडा आजमाएं। वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो साहिल की कड़कदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। पहली बात तो ये ज़मीन मेरी थी, इसलिए इसे खाली करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, मैं इन बेआसरा और बेसहारा बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? ना उनके सर पर छत रहेगी, ना पैरों तले ज़मीन। क्या तुम लोगों में ज़रा भी इंसानियत बाकी नहीं बची है, जो तुम लोग इन बेआसरा बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे? एक बुजुर्ग की नरम सी आवाज़ साइरस के कानों तक रसाई हासिल करते ही उसे बाबा की याद दिला गई। उसे आज अपना दर दर की ठोकरें खाना याद आया। लोगों की हकीर नज़रें भी याद आ रही थीं। उसका दिल फ़ौरन मोम हुआ था। अपने असली प्रॉपर्टी के कागजात आप मुझे दिखाएं। यकीन रखें, मुझ पर मैं वादों का बड़ा पक्का हूँ, इसीलिए मैं कभी किसी से वादे नहीं करता। मैं आपकी इस ज़मीन को किसी और तक पहुँचने तो दूर की बात, इस ज़मीन पर आँख उठाने तक नहीं दूंगा, क्योंकि आप इसे एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर दाखिल होते उन बुजुर्ग के सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए बड़े सुकून से गिलास में रखा पानी पीकर वो उनसे मुखातिब हुआ। उसके साथ ही उसे हैरत अंगेज़ नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि ये बात सच थी कि वो अपने वादों का बड़ा पक्का था, इसीलिए वो कभी किसी से वादे नहीं करता था। लेकिन जब आज उसने वादा किया था तो उन्हें मालूम था फिर गर्दन कटने तक वो उसे निभाएगा।
उसके जहन में जो भी चल रहा था उसके साथियों को उससे मतलब नहीं था, लेकिन उसके मुंह से निकले अल्फाज उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। ज़ुबैर उसकी बात सुनकर ही समझ चुका था कि पासा पलट चुका है, इसलिए जो खती रकम उनके पास आई थी वो फ़ौरन से पेशतर उसे वापस लौटाने के लिए तगोदौ करने लगा। ज़िंदगी में मिलने वाले हर एक इंसान को हम एक ही पलड़े में तो नहीं तोल सकते, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सबके अपने अपने अलग नज़रियात होते हैं। मैं इन्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज दोपहर से इन लोगों ने मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की जान अज़ाब में डाल रखी है। मैं इन बेआसरा बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये तो एक नेकी और भलाई का काम है। क्या तुम सबको ये नहीं मालूम है कि इंसानियत भी कोई चीज़ है? उन्होंने बड़ी बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए अपना इजहार ख्याल किया। साइरस उनकी बेबसी देखकर अंदर तक आज पहली बार दहल चुका था। वो सही रास्ता इख्तियार करना चाहता था। गुमराही की दलदल से निकलकर एक अच्छी मयारी और पुरसुकून खुशहाल ज़िंदगी चाहता था। तो क्या इस तरह से उसे वो ज़िंदगी हासिल हो सकती थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ खाई की तरफ जाता था। उसे ये रास्ता छोड़ना ही था, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। उसे आज फिर बाबा की कही हुई बात याद आ रही थी, एक छोटी सी नेकी करो, अल्लाह तुम्हें उससे भी बड़ी नेकी करने का मौका देगा। वो आज फिर एक छोटी सी नेकी की तरफ कदम बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसका ज़मीर अब जाग चुका था। वो समझ चुका था कि इस दलदल से निकलना आसान नहीं है, फिर भी वो कोशिश ज़रूर करना चाहता था, और इस कोशिश के लिए ये उसका पहला कदम सबसे बेहतरीन कदम था। साहिल, अगर कागजात इनके पास मुकम्मल हो तो उन्हें थाने छोड़ कर आओ। उसने साहिल को मुतवज्जा किया। आप जाइए और एफआईआर दर्ज कराइए। जिन्होंने इस जगह को खाली करने के लिए आपके पास नोटिस भेजा है उन्हीं के ख़िलाफ़, क्योंकि वो नोटिस इल्लीगल है, और जैसे ही एफआईआर दर्ज करेंगे ये केस सीधा एसपी शाज़िम बेग के अंडर जाएगा। वो बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, आपको मायूसी नहीं होगी। बाकी इधर जो भी कुछ होगा हम हैंडल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। उन्हें तसल्ली के अंदाज में समझाते हुए साहिल को भी साथ इशारा दिया। उसके एक इशारे पर एक हलचल सी महसूस हुई थी। सब अपने अपने काम पर लग चुके थे, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि आगे क्या करना है। अल्लाह तुम सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे, तुम्हें नेकी के रास्ते पर चलाए, हिदायत दे और एक खुशहाल पुरसुकून ज़िंदगी दे। हमेशा खुश रहो बच्चों। वो फर्ते मुसर्रत से उन सबको दुआएं देते हुए साहिल के साथ कागजात समेट कर एफआईआर दर्ज कराने के लिए निकल खड़े हुए। उनकी दुआओं पर बेख्तियार उन चारों के लबों की गोशों में मुस्कुराहट मचल गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई ऐसा काम किया था जिसके बदले में उन्हें पैसे नहीं बल्कि दुआएं मिली थी, और वो दुआएं आज उन्हें किसी नेमत से कम महसूस नहीं हुई थी। दुआओं की लज्जत से वो सब पहली बार आशा हुए थे। कैसा एहसास था ये, जो उन्हें किसी और दुनिया में ही लेकर जा रहा था। पहला ऐसा काम था जो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ और दिल जमई से किया था। चंद घंटों में ही मामला समेटकर वो सब अब उसी ढाले पर बैठे थे जहाँ वो हमेशा आया करते थे। कुछ मालूम हुआ? सामने बैठा ज़ुबैर मध्यम आवाज़ में मुखातिब हुआ। साइरस उसके सवाल का मफ़हूम बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए नफ़ी में सर हिलाते हुए साथ साथ अपने हाथों की उंगलियों को टेबल पर हरकत देने लगा। ये किस तरह भी कैफियत थी जो उन चारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। मैंने बहुत सोच समझ कर खुद के लिए एक फ़ैसला लिया है, क्योंकि तुम सबके सब समझदार हो, इसलिए तुम सबको खुद पर इख्तियार है। तुम लोग जो चाहो वो अपने लिए फ़ैसला ले सकते हो। वो तमहीद बांध रहा था, और सामने बैठे वो तीनों खामोशी से उसको सुन रहे थे। मैंने ये सब छोड़ने का फ़ैसला किया है, बल्कि मैं निकलना चाहता हूँ इस खंदक से। तुम सबको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल अब किसी काम को करने के लिए गवारा नहीं करता। मुझे मंजूर नहीं है कि मैं वो काम करूँ जो आगे चलकर मुझे पछतावों में धकेल दे। वो उन तीनों पर एक नज़र डालकर खुद दोबारा बोलना शुरू हुआ। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई इस अंधेरी दुनिया में कदम रखता है तो ये सोच कर रखता है कि उसे कभी यहाँ से ज़िंदा सलामत वापस नहीं निकलना। लेकिन हम कोई ना कोई राह इख्तियार करेंगे, और जब हम निकलने की ठान चुके हैं तो हमारा मददगार ऊपर वाला होगा। जब उसने हमें ये रास्ता दिखाया है तो आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। उसके लहजे के बदलाव पर वो सब ठटके नहीं थे, क्योंकि उसके बदलने का अंदाज़ा उन्हें कुछ दिनों से बखूबी हो रहा था। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिस जंगल में या जिस झोपड़ी में, मैं आपके साथ रहूँगा।
ज़ुबैर फ़ौरन से पहले उसके हाथों को थाम कर अपनी मखसूस आवाज़ में कहता उसे चिपक चुका था। साइरस, तुमने हमें वहाँ से लाकर यहाँ खड़ा किया है। भूखे पेट तड़पते थे तुमने हमारी भूख का इलाज किया है। तुम हमारे वो साथी और गमगुज़ार हो जिसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर रास्ता तुम तब्दील कर रहे हो तो रास्ता हम भी तब्दील करेंगे। हमें यहाँ तन्हा काम करने का कोई शौक़ ही नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। चारों के मुश्तरका फैसले से सब तय हो चुका था। राह हिदायत उनको मिल चुकी थी, इसलिए वो इस अंधेरी दुनिया से अपने कदमों को खींचने के लिए बिल्कुल तैयार थे। खामोशी के साथ रात का खाना खाकर वो सब अपने अड्डे पर रवाना हुए। आज ही रातों रात उन्हें सब कुछ समेट कर और अगला लाया अमल तैयार करना था, जिसके बाद उन्हें ना कोई पकड़ सके और ना ही कुछ दिनों तक उनके बारे में कोई मालूमात मिल सकें। बल्कि साहिल के मुताबिक तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि किसी को मालूम ही ना हो कि वो कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। बल्कि उन्हें लगे कि साइरस गैंग आज भी इस दुनिया में उसी आबोताब के साथ अपनी चमक बिखेर रहा है, और ये बात साइरस समेत उन चारों के दिल में लगी थी, और शायद यही करने का उनका इरादा भी था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।